नेक्स्ट हेडिंग अपनी है टाइप्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। क्लियर। और टाइप्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस दो तरह का सिद्धांत पे काम करता है। स्टार्टिंग के तो मैं दो आपको बता दूं, फिर उसके सब टाइप रहते हैं। पहला तो ये फर्स्ट टाइप जो रहता है वो रहता है कि कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। अब इसमें क्या होता है कि डायलिसिस तो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन पेशेंट जो है वो मूवमेंट कर सकता है। पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में भी रह सकता है, मूवमेंट भी कर सकता है। क्लियर। और पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा है, इसलिए प्रोसीजर का नाम क्या है? कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। क्लियर। और आपको क्योंकि ये थोड़ा विजिबल नहीं दिख रहा है वीडियो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उससे ही आपको थोड़ा समझना है, क्योंकि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाएंगे तो ये नेट पर चढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, टाइम ज़्यादा लेते हैं, इसलिए मैं क्वालिटी थोड़ी इसको मैंने रिड्यूस करी है वीडियो की। पर मुझे लगता है कि आप इसको देख के, मैंने राइटिंग भी बड़ी लिख रहा हूँ तो उससे उसको देख के आप समझ सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने? कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। इस प्रोसीजर में क्या होता है कि यहाँ पे पहली चीज़ तो यह कि ये सपोज करो पर्सन है। पहले हम डायग्राम के थ्रू इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं। ये पर्सन का एब्डोमेन है और ये अपना एक सॉल्यूशन हमने आईवी स्टैंड पर टांग दिया है, और इस सॉल्यूशन से ये ट्यूब के थ्रू मेडिसिन अंदर जा रही है। अब जो भी कंटेंट अंदर जा रहा है ये रहता है फ्रेश फ्लूइड। ठीक है, क्या रहता है? फ्रेश फ्लूइड। अभी हम इसको फ्रेश फ्लूइड नाम दे रहे हैं। अब क्या होता है कि ये आपकी होगी पेरिटोनियल कैविटी। क्लियर। अब क्या होगा कि जो अमाउंट देते हो वो ये इसका रेशो रहता है 1.3 to 1.5 लीटर पर डे इसमें इन्फ्यूज़न दिया जाता है। ठीक है, तो जो इन्फ्यूज़न दिया जाता है उसको अपन कहते हैं इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन तो प्रतिदिन क्या इंस्टिलेशन करना है? 1.3 लीटर टू 1.5 एवरी टाइम। जब भी हम डायलिसिस करते हैं तो 1300 ml से 1500 ml लगभग इंस्टिलेशन इस फ्लूइड को अंदर इंजेक्ट करना है। क्लियर। जब ये पूरा फ्लूइड अंदर, एक तरह से आप ऐसा समझो कि ये पेरिटोनियल कैविटी का इरिगेशन है। ऐसा ही समझो कि एक फ्रेश फ्लूइड डाला है, जब ये कंटामिनेटेड अनप्योर हो जाएगा तो इसको ड्रेन किया जाएगा। तो एक तरह से ये इरिगेशन जैसा ही प्रोसीजर है। अभी हमने क्या किया? फ्लूइड को अंदर डाला। अब हम क्या देखते हैं कि अभी तो यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, वेस्ट में सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सभी ब्लड के अंदर ज़्यादा है। और फ्रेश फ्लूइड कैसा है? रेड कलर का है। ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी इस फ्रेश फ्लूइड के साथ ग्लूकोज वगैरह भी डाला जाता है, क्योंकि पेशेंट को यदि ग्लूकोज की कमी है तो ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लेगा। पेरिटोनियल कैविटी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेगी। क्लियर, ये समझना है। ग्लूकोज, हिपेरिन, कोई मेडिसिन, एंटीबायोटिक, ये चीज़ें हम इसमें डाल सकते हैं। पेशेंट की रिक्वायरमेंट पे, वो डॉक्टर्स के ऑर्डर पर डिपेंड करता है। इसके बाद इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जैसे ही फ्लूइड इंस्टिल होता है, और स्टिल होने के बाद इसको क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, स्टिल होने के बाद इसको क्लोज कर दिया जाता है। सपोज करो हमने ये क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद आगे के 4 से 10 घंटे में क्या कहानी होगी? ठीक है, तो 4 से 10 घंटा अपने को विथ होल्ड करना है। ठीक है, 4 to 10 आवर्स होल्ड, ऐसे ही होल्ड रखना है। फ्लूइड को कहाँ? अंदर होल्ड कर दिया। फ्लूइड पूरा चला गया अंदर, फिर हम ये फ्लूइड सारा कहाँ चला गया? अंदर चला गया। और ये बैग क्या हो गया? पिचक गया। बैग क्या हो गया? पिचक गया। बैग पिचक गया, इसका मतलब हम इस बैग को क्या कह सकते हैं? कोलैप्सिबल बैग। कोलैप्सिबल बैग। जब फ्लूइड निकल आएगा तो बैग क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। तो ये प्लास्टिक का ही बैग रहता है, पॉलीथीन जैसा, जैसे कि आप ये जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूशन के जो पाउच रहते हैं उसी तरह से ये पाउच रहता है जो कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि सारा फ्लूइड कहाँ गया? पेरिटोनियल कैविटी में आ गया। अब पेरिटोनियल कैविटी में 4 to 10 आवर्स इसको क्या करना है? होल्ड करना है। होल्ड होने के बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो वेस्ट है, ये जो वेस्ट है, ये वेस्ट इसके अंदर आ जाएगा,
और यहाँ का जो फ्रेश कंटेंट है वो ब्लड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ब्लड क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। ठीक है, ब्लड के टॉक्सिन्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, ब्लड के क्या, ये ग्रीन कलर के डॉट में क्या बना रहा हूँ, ये मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, और टॉक्सिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर के डॉट, और जो रेड कलर के डॉट हैं ये फ्रेश फ्लूइड है। ठीक है, ये फ्रेश फ्लूइड है जिसके अंदर ग्लूकोज भी हो सकता है। ठीक है, पेशेंट को यदि ज़रूरत है, सोडियम पेशेंट में कम है तो सोडियम कंटेंट भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है। हिपेरिन की ज़रूरत है, कहीं ब्लड क्लॉट ना हो जाए उसके लिए, किसी को हिपेरिन की इंजेक्शन चल रहा है तो वो इसमें लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। और एंटीबायोटिक की ज़रूरत है इन्फेक्शन को रोकने के लिए तो एंटीबायोटिक्स भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स क्या नीड महसूस करते हैं। ठीक है, हाँ, डॉक्टर के क्या प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये क्या हो गया कि बैग है, अब पेशेंट को हमने जब डिस्कनेक्ट कर दिया तो पेशेंट क्या कर रहा है, मूव कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, इधर उधर घूम सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी तरह से इस प्रोसीजर का नाम क्या है, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। वो एम्बुलेंस की तरह इधर उधर मूव हो सकता है। ठीक है, स्टैंडिंग पोजिशन में भी रह सकता है। क्लियर? तो ये हो गया फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप की बात करेंगे। सेकेंड टाइप की बात हम इस तरह से करेंगे कि दूसरा टाइप जो है उसका नाम है ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड, अब ऑटोमेटेड मतलब आपको समझ जाना है, पेशेंट को किसी मशीन से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा है। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया CAPD, पहला मैंने आपको क्या बताया, CAPD, और दूसरा मैंने आपको बताया APD। ठीक है, APD, ये एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस है, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, और यह ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। क्लियर? अब इसके अंदर हम एक साइक्लर इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। साइक्लर इक्विपमेंट, साइक्लर का मतलब ये कि ऐसा मशीन रहता है जो कि टाइम टू टाइम पेशेंट की पेरिटोनियम कैविटी में फ्लूइड डालता रहे, उसको वेट करवाए थोड़ा सा, और टाइम से उस फ्लूइड को वापस क्या करे, रिमूव भी कर ले, सब काम वो संभाल ले। तो उसी को अपन कहते हैं ऑटोमेटेड मशीन। लेकिन उसमें जो भी साइकिल फिक्स करी गई हो, 8 घंटे की, 6 घंटे की, 4 घंटे की, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो फ्लूइड डालेगा, उसको उतने टाइम तक होल्ड करेगा, फिर उसको ड्रेन करेगा, फिर फ्लूइड डालेगा, फिर होल्ड करेगा, फिर ड्रेन करेगा, फिर फ्लूइड इंस्टॉल करेगा, होल्ड करेगा, ड्रेन करेगा। प्रतिदिन कितने साइकिल हमको चलाने हैं, ये सारी चीज़ें सेटिंग्स उसके अंदर आती है। क्लियर? तो यहाँ पे जो साइकिल्स रहती है वो 4 से 8 एक्सचेंज पर नाइट ये करता है। ठीक है, कितना करता है, यूजुअली पेशेंट में ये क्या करता है, 4 से 8 एक्सचेंज पर नाइट, एक्सचेंज 4 से 8 बार एक्सचेंज करता है। और प्रति एक्सचेंज, ठीक है, प्रति एक्सचेंज का जो टाइमिंग है वो 1 से 2 घंटे का रहता है। 1 to 2 आवर एक्सचेंज ड्यूरेशन, एक्सचेंज का ड्यूरेशन चलता है, और ये एक्सचेंज का इंटरवल है। मतलब कि हर 4-4 घंटे में ये शुरू हो जाएगा, और हर चौथे या हर 8वें घंटे के अंदर ये 1 से 2 घंटे तक एक्सचेंज करवाएगा। ठीक है, तो 2 घंटे तक एक्सचेंज चला। ठीक है, फिर 4 से 8 घंटे के बाद फिर एक बार साइकिल चलाए, उसमें फिर 1 से 2 घंटे तक ड्यूरेशन चला। तो इस तरह से ये ऑल नाइट, पूरी नाइट ये 4 से 8 एक्सचेंज क्या करेगा, चलाता रहेगा। क्लियर? तो ये हो गया ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। ओके, अब इसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया था कि एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हिपेरिन, ओके, हिपेरिन एंटीबायोटिक्स, या डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। पेशेंट का ब्लड यदि मोटा है, ठीक है, कोएगुलेटिव डिसऑर्डर रिलेटेड ऐसा कुछ है, और हिपेरिन चल रहे हैं, डॉक्टर्स यदि देना चाहें तो एंटीबायोटिक, हिपेरिन, या फिर इंसुलिन, ग्लूकोज, सोडियम, तो पर्टिकुलर पेशेंट की जो भी रिक्वायरमेंट रहती है वो भी चीज़ें इस फ्लूइड के अंदर मिक्स की जाती है। क्लियर? ओके, अब ये तो मैंने थ्योरी बताई, 2 ग्रीन कलर की जो हेडिंग है, ठीक है, ये तो थ्योरी, 2 सिद्धांत पे काम करता है। 2 तरह की ये टेक्निक रहती है। पहले में पेशेंट मूवमेंट कर सकता है, दूसरे में
पेशेंट ऑन मशीन रहता है, ठीक है, मशीन पे डिपेंडेंट रहता है, मशीन से कनेक्टेड रहता है, इसलिए मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो ये ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस है और इसके अंदर इंटेलिजेंसी टेक्नोलॉजी पूरी कंप्यूटराइज्ड रहती है और अपन जो भी टाइमिंग सेटिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये होता है। इसके अंदर भी 3 टाइप रहते हैं। पहला रहता है कंटिन्यूस साइक्लिक पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है, कंटिन्यूस साइक्लिक पेरिटोनियल डायलिसिस। कंटिन्यूस साइक्लिक पेरिटोनियल डायलिसिस का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है ये एक पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ये मोस्ट कॉमन यूज्ड डायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस का टाइप है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ये मोस्ट कॉमनली यूज किए जाने वाला टाइप है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो एक्सचेंज है परफॉर्म्ड बाय मशीन, ठीक है। ये परफॉर्म्ड बाय किसके द्वारा होता है? मशीन के द्वारा होता है, ठीक है। और उस मशीन को अपन कहते हैं साइकिलर, उस मशीन को क्या कहेंगे? साइकिलर, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि जब ये पेशेंट स्लीपिंग कंडीशन में हो तब ये मशीन स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। मीन्स पेशेंट को रेस्टिंग टाइम पे जब हो, पेशेंट स्लीप टाइम पे हो, तो ये क्या नाइट प्रोसीजर है एक तरह से, ये नाइट ड्यूटी के लिए ज़्यादा बिलीव करता है, ठीक है, ये मशीन। हाँ, क्योंकि ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पेशेंट को मूवमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है, तो पेशेंट स्लीपिंग में रहेगा, मूवमेंट भी नहीं होंगे और मशीन अपना काम करता रहेगा। यूजुअली ये साइकिल जो है वो CCPD से शॉर्ट रहती है, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रोसीजर जो है वो एवरी नाइट किया जाता है, क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो कम होता है, ठीक है। और ये ईच सेशन लास्ट फ्रॉम 10 to 12 आवर्स। यदि एक बार ये सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पेशेंट को कनेक्ट किया, सेशन स्टार्ट किया, तो 10 से 12 घंटे का इसका ड्यूरेशन रहता है, लास्ट फ्रॉम 10 to 12 आवर्स, ठीक है। आफ्टर स्पेंडिंग द नाइट अटैच्ड द मशीन एंड मेजॉरिटी पीपल कीप्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं आपको ये चीज़ों का नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस, ऑल नाइट ये पेशेंट से मशीन कनेक्टेड रहता है। तो अभी जो मैंने आपको ए पॉइंट इसमें बताया था वो क्या बताया था? कंटिन्यूअस साइक्लर पेरिटोनियल डायलिसिस। अब आपको इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है? कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस है, और ये क्या है? कंटिन्यूअस साइक्लर पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। CAPD और CCPD में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्लियर, और करना भी नहीं है किसी को, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस। सेकेंड टाइप अपना क्या रहता है? इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस, इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस, IPD। अब APD और IPD के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, ये एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस है और ये इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस है। अब जैसे कि ये और ये, इन दोनों को अपन कंपैरेटिवली साथ में देखें, मशीन से ये भी होता है, मशीन से ये भी होता है, लेकिन ये कंटिन्यूअस होता है, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस है तो दोनों मशीन के ही टाइप है, लेकिन इसमें इंटरमिटेंटली होता है। इसके अंदर एक बार मशीन स्टार्ट किया, 10 से 12 घंटे तक कंटिन्यूअसली एक्सचेंज होता रहेगा। इंटरमिटेंट में क्या होगा कि पेशेंट को जब नीड है तब मशीन एक्टिवेट करेंगे, पेशेंट को जब नीड है, उसका जब वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड के अंदर बढ़ गए हो, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन या मेटाबॉलिक वेस्ट जब ब्लड के अंदर बढ़ गए हो और लग रहा है कि हाँ अब इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालना जरूरी है, तो उस समय पेशेंट को मशीन पर लाया जाता है। और ये यूजुअली जो किया जाता है, इसको समझने के लिए एक पॉइंट और आप ध्यान रखो कि ये 3 से 4 टाइम पर वीक, ठीक है, 3 to 4 टाइम पर वीक ये किया जाता है, जबकि ये एवरी नाइट किया जाता है, ठीक है, एवरी नाइट किया जाता है, इसलिए कंटिन्यूस नाम हो गया। और 3 से 4 हफ्ते में खाली 3 से 4 बार ही किया जाता है, तो इसको इंटरमिटेंट, बीच में पेशेंट को रेस्ट मिलता है, तो इसलिए पेशेंट को इस प्रोसीजर को क्या कहेंगे? इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस में हमने 2 देखे, कंटिन्यूस साइक्लिक पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरा इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस। और तीसरा रहता है नाइटली पेरिटोनियल डायलिसिस, नाइटली पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? 8 से 12 घंटे ईच नाइट विथ नो डे टाइम ड्वेल, ठीक है। इसके अंदर नाइट 8 से 12 घंटे का टाइमिंग रहता है, बस टाइमिंग का चेंज रहता है। डायलिसिस जो वो 8 से 12 घंटे तक का डायलिसिस इसके अंदर चलता है।
तो ये सारे हो गए टाइप्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। क्लियर। अब लास्ट अपना जो बचता है वो रहता है कि नर्सिंग रोल क्या है। यदि किसी पर्सन को डायलिसिस हो रहा है तो हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। तो जनरली तो मैं आपको बता दूं, बुक की लैंग्वेज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जितना प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और बुक्स के नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अब इसके अंदर क्या है, जैसे कि पहली बात तो यह कि पर्सन को जो डायलिसिस चल रहा है, दो तरीके मैंने बताए, या तो हीमोडायलिसिस चलेगा या पेरिटोनियल डायलिसिस चलेगा। तो हीमोडायलिसिस के अंदर, ठीक है, थोड़ा मैं मार्कर की मदद से आपको बताऊंगा। हीमोडायलिसिस तो हीमोडायलिसिस के मैंने अंदर आपको बताया कि एवी फिस्टुला बनता है, ठीक है। एवी फिस्टुला बनता है हैंड के अंदर। तो उस एवी फिस्टुला को मैच्योर होने में कम से कम 4 से 7 दिन लगते हैं। तो यहाँ पे जब भी हीमोडायलिसिस किया जाता है तो सर्जरी 4 से 7 दिन पहले की जाती है और फिस्टुला बनाया जाता है। फिस्टुला बनाया जाता है या फिर ग्राफ्टिंग बनाई जाएगी, ठीक है। एवी फिस्टुला, एवी ग्राफ्टिंग बनाई जाएगी, या फिर एवी ग्राफ्टिंग दो तरह की मैंने बताई थी, स्ट्रेट और लूप की बताई थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एवी फिस्टुला, एवी ग्राफ्टिंग, या फिर सेंट्रल कैथेटराइजेशन। सेंट्रल कैथेटर भी डालते हैं, ठीक है। 3 टाइप मैंने बताए थे। तो इनसे रिलेटेड जो सर्जरी है उनके अपने प्री और पोस्ट ऑपरेटिव रोल अपने इसमें मिक्स हो ही जाएंगे। साथ में और क्या ध्यान रखना है कि जिन लोगों को हीमोडायलिसिस हो रहा है उनके जिन हाथों के जिस भी हैंड के अंदर, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर हैंड पर पहली बात तो मार्किंग कर देनी है कि यहाँ पे एवी फिस्टुला बना हुआ है। उसमें कुछ अलग अलग हॉस्पिटल्स की पॉलिसी रहती है, कोई बैंड रबर मतलब एक बैंड लगाएंगे, ठीक है, हैंड के अंदर कुछ ब्रेसलेट जैसा लेबल लगा देंगे कि इस पे एवी फिस्टुला बना है। तो उस हैंड के अंदर न ब्लड प्रेशर चेक करना है, न सैंपल लेना है, न इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाना है, ठीक है, न आईएम इंजेक्शन लगाना है, न मूवमेंट कराना है, न उससे एक्सरसाइज उस हैंड से करानी है, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज करा सकते हैं, हैवी एक्सरसाइज नहीं करानी है। उस एवी फिस्टुला की पेशेंट से ज़्यादा केयर उस एवी फिस्टुला की और एवी ग्राफ्ट की करनी होगी, क्योंकि एक ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। जब बीपी चेक करोगे, प्रेशर बढ़ेगा और वो फिस्टुला रप्चर हो सकता है और इंटरनल ब्लीडिंग, हेमरेज हो सकता है, ये चीज़ें। और जब किसी पर्सन के एवी फिस्टुला बना हुआ है तो आप उसको बाहर से फील भी कर सकते हो, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ उसमें वाइब्रेशन, जैसे जैसे फ़ोन आता है, रिंगटोन आती है और हम साइलेंट पे वाइब्रेट मोड पे रखते हैं, मोबाइल जैसे वाइब्रेट होता है, वैसे ही वो एवी फिस्टुला वाइब्रेट होता है, क्योंकि उसके अंदर पल्स के कारण से वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो इससे आपको पहचान लेना है कि इस पर्सन के एवी फिस्टुला बना हुआ है। टैग नहीं लगा है तो टैग लगा देना है, ये आपकी जिम्मेदारी रहती है सबसे बड़ी। पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर जिम्मेदारी ये रहती है, हाँ, हीमोडायलिसिस में एक पॉइंट और रहता है कि यदि कोई पर्सन जैसे शाम को 4 बजे डायलिसिस पे जाने का है तो आपको अभी जो भी मेडिसिन्स हैं उन मेडिसिन्स को विथ होल्ड करना है और फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि आप जो मेडिसिन्स लगा देते हो, इंजेक्टेबल मेडिसिन्स लगाते हो, इंट्रावीनसली मेडिसिन्स लगाते हो, इंट्रामस्कुलर लगा सकते हो, लेकिन इंट्रावेनसली यदि लगा रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा कि वो सारे मेडिसिन्स क्या हो जाएंगी, हीमोडायलिसिस में सब यूरिन के अंदर वेस्ट समझ के वो सब निकल जाएंगी, ठीक है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है। पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर वही जो निडल एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में जो निडल इंजेक्ट की जाती है उस एसेप्टिक टेक्निक से होनी चाहिए, उसकी केयर करनी है। ट्यूब स्टरलाइज्ड वगैरह होने चाहिए। ड्रेनेज बैग ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं भर गया है, रप्चर के चांस तो नहीं है, यहाँ पे जो फ्रेश फ्लूइड है उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा है। तो ये सारे प्रोसीजर आप सारी चीज़ें आपको मैं नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, उसमें मिल जाएंगे। ये दोनों कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कॉमन चीज़ हैं जो दोनों प्रोसीजर में ध्यान रखना है, जैसे कि इन्फॉर्म टू द पेशेंट अबाउट प्रोसीजर, वाइटल साइन मॉनिटरिंग, ठीक है, कंसेंट ले लेना है पेशेंट से, और उसके जो भी पर्टिकुलर ऑर्डर्स हैं डॉक्टर के कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको फॉलो करना है। आइडेंटिफिकेशन कर देना है पेशेंट का, फाइलिंग में सारी रिपोर्टें पहले से रेडी रखनी है, ये सब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस के 2 पार्ट थे, पहला वीडियो और ये सेकेंड वीडियो। हीमोडायलिसिस का उसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था। तो इस तरह से डायलिसिस पोर्शन अपना 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट होता है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप बने रहिए, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।